हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पीआईबी का वीकली एनालिसिस अपन करने वाले हैं, जो टारगेट आरएस 2026 की एक श्रृंखला चला रखी है। वैसे तो अपन डेली का देखते हैं करंट अफेयर, बाद में साथियों अपन वीकली देख लेते हैं, जिससे आपकी और बढ़िया तैयारी हो जाए मेरे भाई। ठीक है, इस वीकली एनालिसिस के अंदर से साथियों अपन 50 एमसीक्यूज़ देखेंगे मेरे भाई, जो 14 जून से लेकर 20 जून तक आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम आपको वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई, जिस प्रकार से आरपीएससी अपना नवीनतम पैटर्न पूछ रही है, वैसा ही आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। तो आज का स्टार्ट करते हैं इस वीकली एनालिसिस के अंदर से। अच्छा सवाल दे रखे हैं मेरे भाई। सवाल है कि भारत और नेपाल के बीच डिजिटल भुगतान एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं तो भारत के यूपीआई को नेपाल के एनपीआई बोले तो नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ में जोड़ा गया है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह प्रणाली केवल भारत से नेपाल धन भेजने की अनुमति देती है, नेपाल से भारत की नहीं। ये बात गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो भारत के यूपीआई को नेपाल के एनपीआई बोले तो नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ में जोड़ा गया है। अच्छी सा है। ठीक है, इसके तहत साथियों क्या हो सकता है कि इन दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो एक दूसरे को सीधे अपने सिस्टम से रियल टाइम में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि ये दोनों बाई डायरेक्शनल होंगे, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका जो कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत और नेपाल के बीच हुए भुगतान समझौते में भारत की ओर से किस कंपनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो आपसे सवाल पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो भारत और नेपाल के बीच हुए इस पूरे समझौते के अंदर से साथियों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोले तो NPCIL की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, उसके द्वारा किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत नेपाल यूपीआई एकीकरण से यात्रियों को होने वाले मुख्य लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला अपन देखते हैं तो यात्रियों को विदेशी मुद्रा विनिमय की जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, स्थानीय व्यापारियों को वास्तविक समय में भुगतान प्राप्त होगा। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, सेवा का उपयोग केवल नेपाल में भारतीय बैंक शाखा खोलना अनिवार्य है। ये बात गलत आती है मेरे भाई। तो आपका पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, वो आपसे सवाल पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का जो आयोजन है वो भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई। सवाल दे रखा कि 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच की थीम क्या थी, वो आपसे सवाल पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसकी जो थीम आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिल जाती है सिटीजन फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रिजर्वेटिव अर्बन फ्यूचर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए नए सदस्य देशों का सही समूह कौन सा है, वो आपसे सवाल पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना। यहाँ पर से सवाल अगर बात करें तो हाल ही के अंदर से जो ब्रिक्स के अंदर से जो शामिल हुए नए देश हैं, उसमें से आपको कौन कौन से देश देखने को मिलेंगे। मेन रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर से मिस्र हो गया, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया का नाम आपको देखने को मिल जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ब्रिक्स शहरीकरण मंच के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला अपन देखते हैं तो यह सदस्य देशों के बीच में शहरी विकास और आवास से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान का मंच है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह मंच ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावाने पर केंद्रित है। यह बात गलत आती है मेरे भाई। आपका ओनली कथन ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ओएल सीड्स किसान मित्र AI चैट बॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना। इसके बारे में अगर बात करें तो भारत में तिलहन फसलों के लिए ओएल सीड्स किसान मित्र AI चैट बॉक्स है, वो भारतीय कृषि अनुसंधान बोले तो ICAR द्वारा लॉन्च किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे सवाल दे रखा कि ओएल सीड्स किसान मित्र AI चैट बॉक्स की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई।
पहला बात करते हैं, इसका उपयोग करने के लिए किसानों को एक विशेष मोबाइल ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। तो ये बात गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है? तो यह एक व्हाट्सएप आधारित चैटबॉक्स है जिसके लिए साथियों किसानों को अतिरिक्त मोबाइल या फिर इंटरनेट ब्राउज़र की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बात करते हैं, यह क्षेत्रीय भाषाओं में फसल विशिष्ट जानकारी देता है और विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों की तिलहन फसलों को कवर करता है। तो यहाँ पर से आपका दूसरा और तीसरा सही है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो ICAR की जो स्थापना होती है वो 1929 को होती है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। यह कृषि एवं किसान मंत्रालय के तहत आता है, न कि साथियों ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ये बात गलत आती है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। मंत्रालय में भी आपको याद रखना है। कौन सा मंत्रालय मेरे भाई? इसका मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा कृषि एवं किसान मंत्रालय, ठीक है, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं, OLSEED किसान मित्र AI चैटबॉक्स किस प्लेटफॉर्म पर आधारित है? तो मेरे भाई आपको याद रखना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में इंडिया AI मिशन के तहत लॉन्च किए गए स्वदेशी वीडियो जनरेशन मॉडल का नाम क्या है? तो मेरे भाई नाम याद रखना, उसका नाम आता है वारिया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर से आगे बात करते हैं, मशीन लर्निंग में डिस्टिलेशन तकनीक का क्या अर्थ है जिसका उपयोग वारिया मॉडल में किया गया है? वो आपसे सवाल पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, डिस्टिलेशन एक मॉडल कंप्रेस तकनीक है जिसमें एक छोटा स्टूडेंट मॉडल बड़े टीचर मॉडल को से सीखकर वही काम करता है, मतलब कि गणना करने में सक्षम होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे बात करते हैं, वारिया AI मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वो आपसे सवाल पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो इसका देखो, इसे राष्ट्रीय AI कंप्यूटिंग अवसंरचना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर विकसित किया गया है। तो ये बात एकदम सही आती है। दूसरा बात करते हैं, इसकी लागत वैश्विक मॉडलों की तुलना में 10 गुना अधिक है। नहीं भाई, 10 गुना कम आपको देखने को मिलेगी, महंगी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वारिया AI मॉडल के संभावित उपयोग क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? वो आपसे सवाल पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, इसमें से शिक्षा है, ई-कॉमर्स है, डिजिटल संचार और फिल्में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ONDC बोले तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किस विभाग या फिर मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वो आपसे सवाल पूछा गया है। इसके बारे में अगर बात करें, ONDC है मेरे भाई, ये आपको कौन से में देखने को मिलेगा? ONDC है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? यहाँ पर से नाम आ जाता है बी, ठीक है। DPIIT के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अंदर से डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग में आता है, याद रखना। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। फुल फॉर्म क्या होगी? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, डिजी दुकान पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, डिजी दुकान पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारत में किराना दुकानों के व्यवसाय से व्यवसाय बोले तो बिजनेस टू बिजनेस खरीदे तंत्र का डिजिटलीकरण है, ताकि साथियों इन्वेंट्री और ऑर्डर सिस्टम समस्याओं को सुलझाया जा सके। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे बात करते हैं, ONDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला अपन देखते हैं, तो यह डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन और अंतर संचालित विकास नेटवर्क है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, तो ONDC पर सामान ऑर्डर करने पर आमतौर पर अन्य प्राइवेट एग्रीगेटर जैसे स्विगी जोमेटो की तुलना में बिचौलियों के कम होने का कारण लागत कम होती है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ब्रिक्स इंदौर घोषणा के तहत स्थापित तंत्रों को उनसे संबंधित नोडल एजेंसियों के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से
प्राकृतिक खेती और उत्कृष्टता केंद्र की जो नोडल एजेंसी है वो आपको कौन सी देखने को मिलेगी? भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्था मोदीपुरम। ठीक है, मोदीपुरम देखने को मिलेगी, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर ब्रिक्स डिजिटल कृषि नेटवर्क, तो आईआईटी दिल्ली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से आपका जो सही आंसर रहने वाला है मेरे भाई वो रहेगा आपका, मैन रूप से अगर बात की जाए तो रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स देशों को कृषि में हिस्सेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करें तो ब्रिक्स देश विश्व की लगभग 50% जनसंख्या को कवर करते हैं, ठीक बात आती है। ब्रिक्स देश विश्व की 42% कृषि भूभाग को कवर करते हैं, ये बात भी ठीक है। और ब्रिक्स देश वैश्विक खाद्य उत्पादक का 42% हिस्सा उत्पादित करते हैं, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ब्रिक्स वाटिका की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई है? इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके पेपर में छप सकता है। तो मेरे भाई याद रखना, प्रधानमंत्री के एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर के मेघदूत गार्डन में ब्रिक्स देशों का प्रतिनिधित्व द्वारा ब्रिक्स वाटिका की स्थापना की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ब्रिक्स द्वारा स्थापित ब्रिक्स एग्री एन नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, ब्रिक्स एग्री एन के बारे में अगर बात करें तो नेटवर्क कृषि आदताओं को, जैसे उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, जो आनुवंशिक संसाधनों, बीजों और सूचनाओं का साझाकरण कर सहयोग करना रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे बात करते हैं। बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच के क्या उद्देश्य हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो इस मंच का जो उद्देश्य है वो किसानों के बीज अधिकारों, देसी बीजों और उनके पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में डाक विभाग ने ड्रोन आधारित डाक और पार्सल परिवहन सेवा का पहला सफल संचालन कहाँ किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित पार्सल सेवा का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। इसका पहला संचालन है वो मंडी रेहरधार मार्ग पर किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ड्रोन आधारित पार्सल परिवहन सेवा के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, तो इससे पार्सल डिलीवरी का समय 2 घंटे से घटकर 20 मिनट रह गया है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा दरखा कि इसमें पैकेज का वास्तविक समय ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है क्योंकि यह बिजली पर चलता है, ये बात भी ठीक आ जाती है। दूसरा बात करते हैं, यह योजना केवल मैदानी इलाकों तक सीमित है। नहीं भाई, मैदानी इलाकों में भी नहीं है, ये पहाड़ी इलाकों में भी आपको देखने को मिल जाती है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। डाक विभाग आने वाले 2 से 3 महीनों में किन 2 राज्यों के 150 मार्गों पर ड्रोन सुविधा उपलब्ध कराने वाला है, वो आपसे सवाल पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, डाक विभाग अगले 2 से 3 महीनों में हिमाचल प्रदेश और असम के में लगभग 150 पहचाने गए मार्गों पर ड्रोन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत इनोवेट्स 2026 के प्रथम संस्करण का उद्घाटन किस देश के शहर में किया गया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, भारत और फ्रांस के नेताओं ने फ्रांस के नीस शहर के अंदर से भारत इनोवेट्स 2026 का प्रथम संस्करण का उद्घाटन किया था, याद रखना है। और यह कार्यक्रम है वो G7 की बैठक के दौरान आयोजित हुआ था, याद रखना है। और G7 की मैंने कंप्लीट क्लास करवा दी गई है, कैसे कैसे स्थापना होती है, कैसे कैसे कौन से देश इसमें जुड़ते हैं, भारत को अब की बार कितनी बार इसमें से बना दिया गया है, पार्टनर कंट्री के रूप में किया गया है। तो जाकर देख लेना, सारी चीज़ें वहाँ पर से बता रखी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। आगे बात करते हैं। 28 का सवाल दे रखा है। इसमें कहा गया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम किस भारतीय मंत्रालय की एक पहल है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यह कार्यक्रम भारत के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत की डीप टेक नवाचारों को वैश्विक मंच प्रदान करना, इसका सही आंसर रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में प्रदर्शित 120 हाईटेक प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आता है आर्टिफिशियल, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और एक स्पेस प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये तीनों चारों याद रखना है मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे बात करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। लखपति दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, इसके बारे में अपन बात करें तो इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मासिक आय को 1 लाख रुपए से अधिक करना है। तो ये बात गलत आती है, मासिक आय नहीं है मेरे भाई, उनकी वार्षिक आय को करना है। कौन से को करना है मेरे भाई, वार्षिक आय को करना है। दूसरा बात करते हैं तो सरकार ने 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने की रणनीति पर चर्चा की है, ये बात ठीक आती है। ओनली आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सी मार्ट या फिर स्मार्ट और सारस मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, सारस मेला और सी मार्ट बोले तो एस स्मार्ट ऐसे मंच हैं जहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन करती हैं और उन्हें ग्राहक तक पहुंचाती हैं। याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर में लगभग कितने सी मार्ट स्थापित किए गए हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से आपको कितने देखने को मिलेंगे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चर्चा के अनुसार अगर बात करें तो लगभग आपको देखने को मिलेंगे 700। नेक्स्ट बात करते हैं। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षित कौन से जाते हैं मेरे भाई, नाम आता है LRLACM बोले तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक्ड क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। PSI वाले याद रख लेना और साथ ही RS वाले याद रखना, आपके पेपर में ये छप सकता है। वैसे तो मैं आपको जब अपन टेक वाला पार्ट पढ़ेंगे तो कंप्लीट चर्चा कर लेंगे इन मिसाइलों के बारे में। तो मेरे भाई याद रखना, इस मिसाइल को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। RS वाले इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरा भाई, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो पहला दे रखा है कि यह मिसाइल कम ऊंचाई पर टेरेन हैंगिंग फ्लाइट तकनीक का उपयोग कर उड़ान भरती है, जिससे इसे रडार पर ट्रैक करना मुश्किल होता है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह सुपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से तेज चलती है। यह बात गलत आती है मेरे भाई, याद रखना, ये सुपरसोनिक लेवल से नहीं है, केवल ये एक पारंपरिक वार हेड ले जा सकती है। ठीक है, परमाणु नहीं है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से केवल पारंपरिक वार हेड ले जा सकती है, परमाणु हथियार नहीं। ये बात ठीक आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल और बेसाल्टिक मिसाइल के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सॉरी, बेलिस्टिक। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मेन रूप से अगर बात की जाए तो कौन कौन सा सही रहेगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो क्रूज मिसाइल एरोडायनेमिक लिफ्ट का उपयोग कर कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, याद रखना है। ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में क्रूज मिसाइल को रडार पर ट्रैक करना अधिक आसान होता है, ये बात गलत आती है। आपका ओनली ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यहाँ पर से LRLACM के वार हेड ले जाने की क्षमता के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो दूसरा याद रखना, ये एक पारंपरिक हथियार मतलब वार हेड ले जा सकती है, परमाणु हथियार नहीं ले जा सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसोनिक मिसाइल का क्या अर्थ होता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। सबसोनिक मिसाइल के बारे में बात करें, सबसोनिक मिसाइल वह होती है जो ध्वनि की गति से धीरे ट्रेवल करती है, याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की जैव अर्थव्यवस्था के वर्दी अनुमानों के अनुसार सही कथन पहचानना है। ठीक है मेरे भाई,
पहला देखते हैं, 2014 में यह 10 अरब डॉलर की थी, जो 2026 में 190 अरब डॉलर की हो गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, 2030 तक इसके 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार की बायो E3 नीति में E3 का क्या अर्थ है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई, आपके पेपर में छप सकता है। इसके बारे में अगर बात करें E3 के बारे में, तो E3 के अंदर से आपको कौन सा बताना है मेरे भाई, याद रखना इसमें से सबसे पहले आता है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अरोमा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो आपसे पूछा गया है। बात करें इसके बारे में, तो अरोमा मिशन के माध्यम से विशेष रूप से हिमालय क्षेत्रों के किसानों को उच्च मूल्य वाली कृषि और हॉर्टिकल्चर के साथ में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टील स्लैग सड़क प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाने वाला स्लैग किस उद्योग का अपशिष्ट है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखना ये किसका जाता है, मेन रूप से अगर बात करें तो ये स्टील से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, मिशन मौसम का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से क्या है, वो आपसे पूछा गया है। मिशन मौसम के बारे में अगर बात करें तो मौसम पूर्वानुमान और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को उन्नत करना, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत और जापान के बीच हाल ही में स्वीकृत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र, याद रखना मेरे भाई, संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र पेरिस समझौते के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई एक आता है आर्टिकल, कौन सा नाम आता है, अनुच्छेद 6.2 के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत ITMO का क्या अर्थ है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो आ जाता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मिटिगेशन आउटकम्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखना इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस तंत्र का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करना और दोनों देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देना आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, यहाँ पर से बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मेन रूप से अगर बात करें तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, इसे वर्ष 2023 में शुरू किया गया, ठीक आती है। इस परियोजना का लक्ष्य देश में 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करना है, ये बात भी ठीक है। इस मिशन का जो कुल बजट है वो 19,744 करोड़ है, ये बात भी ठीक है, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना हाइड्रोजन वातावरण में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। जल बोले तो H2O से हाइड्रोजन को अलग करने पर साथियों याद रखना इलेक्ट्रोलाइजर मशीन का इस्तेमाल होता है। यदि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली जो बिजली होती है वो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, जिसे अपन बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से आती है, तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष कितनी स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण क्षमता स्थापित करना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना इसके अंदर से भारत सरकार है वो घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने हेतु 15 कंपनियों को साथियों प्रति वर्ष है वो लगभग 3000 मेगावाट स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन बोले तो सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ये थे साथियों इस वीक के PIB के मेन रूप से 50 MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएगी। जैसे टेलीग्राम चलेगा तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी और अदरवाइज आपको
आपके व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो आरएस की तैयारी कर रहा है। सारा का सारा अपन कंटेंट पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।